हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एएसवी नॉलेज सेंटर। अगर आप सीबीएसई क्लास 10th में हैं और अपने मैथ सब्जेक्ट में 95 प्लस मार्क्स पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको वो सारे कंटेंट मिलेंगे जो आपको आपके मैथ सब्जेक्ट में 95 मार्क्स दिलाने के लिए काफ़ी हैं। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर के लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे समझ में आए। आज के इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड जो वर्ड्स प्रॉब्लम हैं उनको सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 consecutive नेचुरल नंबर्स इज 110, डिटरमाइन द नंबर्स। ठीक है, मतलब इसमें बोला है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 consecutive नेचुरल नंबर। कह रहा है कोई 3 consecutive नेचुरल नंबर्स हैं और तीनों के स्क्वायर का जो सम है वो 110 के इक्वल है, तो आपको नंबर्स को बताना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सवाल है। हम यहाँ सोल्यूशन में लिखेंगे, मान लें कि हमारा पहला जो नेचुरल नंबर है वो x है। लेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर इज x। अगर फर्स्ट हो जाएगा तो सेकेंड नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड नेचुरल नंबर हो जाएगा आपका x प्लस 1, क्योंकि बोला कि क्वेश्चन में कॉन्जिक्यूटिव है। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव पता करने के लिए हम पहले नेचुरल नंबर में 1 ऐड कर लेते हैं। तो पहले हमने x मान था, दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। इस तरीके से जो हमारा थर्ड नेचुरल नंबर हो जाएगा, थर्ड नेचुरल नंबर हो जाएगा, ये इसमें 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, अब इन तीनों के स्क्वायर का सम जो दिया है वो 110 दिया है, तो हम कर लेते हैं। अब तीनों का स्क्वायर कर लेते हैं, तो x का स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है 110। ठीक है, अब यहीं से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। चलो थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। ये हमारे पास x स्क्वायर है, ये प्लस, देखो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड होगा तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2ab यानी कि 2x हो जाएगा, प्लस इसको एक्सपेंड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस आपका हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 110। ये आपको पता होगा, ये फॉर्मूले से एक्सपेंड होता है। जैसे अगर हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी फॉर्मूले से हमने इसको एक्सपेंड किया, इसको भी और इसको भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों मिलकर हो जाएंगे, नहीं यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएंगे मिलकर के 3x स्क्वायर। ठीक है, और x वाले टर्म कौन से हैं? यहाँ 2x है, यहाँ 4x, दोनों मिलकर के हो जाएंगे 6x। और कांस्टेंट टर्म में यहाँ 1 है, यहाँ पर 4 है, तो 1 प्लस 4 कितना हो गया? 5 इज इक्वल टू उधर क्या बचेगा? 110। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। 110 को इधर ले आएंगे तो माइनस 110 हो जाएगा, क्योंकि 110 का साइन उधर प्लस है, इधर माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम सॉल्व कर लेंगे इसको थोड़ा सा। हम यहाँ लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा, ये हो जाएगा मेरा 3x स्क्वायर प्लस 6x, 3x स्क्वायर प्लस 6x, और यहाँ पर देखो 5 माइनस 110, जो 5 माइनस 110 होगा इसको हम लिख पाएंगे माइनस 105 इज इक्वल टू राइट साइड में 0 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि यहाँ पे जो है ना 3 जो है इस पूरे साइड में है। ठीक है, मतलब 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी और 3 इसमें भी है, तो हम 3 को कॉमन कर सकते हैं, यहाँ 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो दोनों साइड जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ से x स्क्वायर, यहाँ से बचेगा 2x बचेगा, यहाँ से ये 35 बार में कट जाएगा इज इक्वल टू 0। नाउ अब हमें 35 के हेल्प से या कहें माइनस 35 के हेल्प से मुझे प्लस का 2 लाना है। ठीक है, तो कैसे आ जाएगा? तो हम इसको लिख सकते हैं सिंपल, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। अब हमने 2x को 7x और माइनस 5x लिख लिया है। आगे
शुरुआत के दोनों टर्म्स में देखते हैं क्या कॉमन है। तो शुरुआत के दोनों टर्म्स में कॉमन x है, तो x कॉमन कर लेंगे, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा 7, राइट। माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है, -5 कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा +7। अब ये हो जाएगा राइट साइड में 0। अब यहाँ से x + 7 दोनों सेम ब्रैकेट में है, तो हम यहाँ से x + 7 एक ब्रैकेट लिख लेंगे। बाकी हमारे पास यहाँ से बचेगा x बचेगा, यहाँ से बचेगा -5 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ पर जब हम पहला ब्रैकेट 0 के बराबर रखेंगे तो हमें x इज इक्वल टू मिलेगा -7, और दूसरा ब्रैकेट 0 के बराबर रखेंगे तो वहाँ से x इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 5, राइट। तो हमें x के दो वैल्यूज मिले हैं, एक मिला है -7, दूसरा मिला है 5। तो इनमें से हम कौन सा वैल्यू लेंगे, तो हम x इज इक्वल टू -7 नहीं लेंगे, क्योंकि कभी भी जो नेचुरल नंबर होगा वो नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 5 जो होगा इसको हम लेंगे। तो यानी कि x की वैल्यू 5 है, इसका मतलब जो पहला नेचुरल नंबर हो जाएगा वो x हो जाएगा, दूसरा नेचुरल नंबर हो जाएगा उसमें 1 ऐड कर लेंगे, तो यानी कि आपका 6 हो जाएगा, और सिमिलरली तीसरा नेचुरल नंबर आपके पास हो जाएगा 7। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा था वो आपका जो फर्स्ट नेचुरल नंबर हो जाएगा 5, और सेकंड नेचुरल नंबर हो जाएगा 6, और थर्ड नेचुरल नंबर हो जाएगा आपका 7, ठीक है, जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आई होप ये समझ में आया है, और अगर समझ में आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, डिवाइड 16 into 2 parts such that the twice the square of the greater part exceeds the square of the smaller part by 164। ठीक है, तो इसके कहने का क्या मतलब है, इसे कहने का मतलब यह है कि 16 को आपको इस तरीके से डिवाइड करना है कि ग्रेटर पार्ट का जो ट्वाइस है वो स्मॉलर पार्ट के स्क्वायर से 164 ज्यादा है, ठीक है। तो ये बात कर रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा मैं इसको और समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे इसमें ये कहा है कि डिवाइड 16 into 2 पार्ट्स। चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझेंगे अच्छे से, तब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तब वही होगा कि रटा रटाया जो है आपको करना पड़ेगा। तो रटना नहीं है, बस समझना है क्वेश्चंस को, ठीक है। तो चलो समझने का प्रयास करते हैं हम। क्या डिवाइड 16 into 2 पार्ट्स, 16 को डिवाइड करना है, तो 16 हमने ऐसे लिखा, तो मान लेते हैं हमारा एक पहला पार्ट x है, ठीक है, और दूसरा पार्ट हमारा कितना हो जाएगा 16 माइनस x। अगर पहला पार्ट को, अगर हम 16 को दो भाग में डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें पहला पार्ट हम x मान रहे हैं, दूसरा पार्ट ऑब्वियसली 16 में से इस पार्ट को हटाएंगे तो हमको दूसरा पार्ट मिलेगा। तो यानी कि जो पहला पार्ट होगा वो x होगा, और दूसरा पार्ट आपको हो जाएगा 16 माइनस x। अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो आगे बढ़ते हैं। अब इसने ये बोला है कि ग्रेटर और स्मॉलर पार्ट की बात किया है, तो आप किसी को भी ग्रेटर पार्ट मान सकते हो। अगर इसको ग्रेटर पार्ट मानते हो तो ये स्मॉलर पार्ट होगा, और अगर इसको ग्रेटर पार्ट मानते हैं तो ये आपका स्मॉलर पार्ट होगा। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो x है ये मेरा ग्रेटर पार्ट है, ठीक है। तो ये मानते हैं ग्रेटर पार्ट है, ये ग्रेटर पार्ट है, और इसको मानते हैं स्मॉलर पार्ट है, स्मॉलर पार्ट। अब क्वेश्चन में ये बोला, भाई देखो ध्यान समझो, कि ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर पार्ट, यानी ग्रेटर पार्ट के स्क्वायर का ट्वाइस, ग्रेटर पार्ट के स्क्वायर का ट्वाइस। तो ग्रेटर पार्ट आपका x है, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और 2 टाइम्स इसका, तो 2 टाइम्स ये हो गया। ये कह रहा है ये जो वैल्यू है ये ज्यादा है 164 किससे, जो आपका स्मॉलर पार्ट है उसके स्क्वायर से। तो स्मॉलर पार्ट आपका 16 माइनस x है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कह रहा अब ये जो वैल्यू है ये ज्यादा है 164 इससे। तो अब यहाँ पर अगर हम 164 ऐड कर लेंगे तो ये दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से जो है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, यहाँ से आपको इक्वेशन मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वहाँ से x का वैल्यू मिलेगा। तो मतलब यही हमको इक्वेशन बनाना है। तो हम लिख लेते हैं पहले इसको, फिर से यहाँ मान लेंगे let the first part, let the greater part
लेट द ग्रेटर पार्ट इज इक्वल टू एक्स। हमने मान लिया को जो ग्रेटर पार्ट है वो क्या है, एक्स है। अगर ग्रेटर पार्ट एक्स है तो आपका स्मॉलर पार्ट कितना हो जाएगा, स्मॉलर पार्ट आपका हो जाएगा 16 माइनस एक्स। ठीक, अब इसमें ये बोला है क्वेश्चन में कि ग्रेटर पार्ट के स्क्वायर का ट्वाइस, तो ग्रेटर पार्ट ये है एक्स, इसका स्क्वायर कर लेंगे फिर इसका ट्वाइस कर लेंगे। ये जो वैल्यू है ये ज़्यादा है 164 किससे, स्मॉलर पार्ट के स्क्वायर से। तो स्मॉलर पार्ट आपका 16 माइनस एक्स है, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ अब हमको 164 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा है। तो जब इसमें 164 ऐड करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ से इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे। चलो इस जगह 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारा a माइनस बी के फॉर्मूले से एक्सपेंड होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी फॉर्मूले से इसको मैं एक्सपेंड करके यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 256 हो जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2ab, तो ये आपका हो जाएगा 32x हो जाएगा प्लस 164। नाउ अगले स्टेप हम क्या करेंगे, ये जो सारी वैल्यूज राइट साइड में हैं इनको हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। तो हमारे पास यहाँ 2x स्क्वायर ऑलरेडी है और माइनस हो जाएगा 256 और मैं यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, 32x इधर माइनस में है इधर आके प्लस हो जाएगा और 164 प्लस यहाँ पर इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा राइट साइड में आपका 0। अगले स्टेप हम क्या करेंगे कि जो सेम कॉस्ट के हैं उनको जोड़ लेंगे, मतलब जैसे जो सेम जाति के हैं उनको जोड़ लेंगे। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है यहाँ भी एक्स स्क्वायर है तो ये जोड़ घट जाएंगे अपने हिसाब से साइन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलकर ये हो जाएगा सिंपल एक्स स्क्वायर और फिर एक्स वाला टर्म देखो, एक्स वाला टर्म सिर्फ यहीं पर है 32x तो हो जाएगा प्लस 32x। कॉन्स्टेंट टर्म आपके पास है माइनस 256 और माइनस 164। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड ही करना पड़ेगा, दोनों का साइन माइनस है और जब दोनों का साइन माइनस होता है तो ऑब्वियसली हम इसको ऐड ही करते हैं। तो ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, माइनस 256 माइनस 164, मतलब दोनों को ऐड कर लेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, 6 5 11 1 12 और 2 1 3 1 4, 420 आ गया। ठीक है, कितना है आपको 420 आ रहा है। चलो अच्छा करते हैं, ये हो जाएगा 450 आपका माइनस का 450 420 इज इक्वल टू 0। ठीक, इसको करते हैं इरेज। अब हमें इसको फैक्टर ढूंढने हैं। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x और माइनस 420 इज इक्वल टू 0। अब आपको 420 का इस तरीके से फैक्टर करना है कि आपको 32 मिल जाए। तो क्या फैक्टर हो सकता है भाई ये, तो फैक्टर कितना हो सकता है? अच्छा कितना फैक्टर आपका हो सकता है 420 का? तो 420 का फैक्टर देखेंगे तो ऐसे कर लेंगे, 420 को 2 से कटेगा, ये 2 दूना 4 2 का नाम 2 0 और 2 से कटेगा 2 धाम 20 105 बार में, फिर कटेगा 3 से 35 बार में, फिर कटेगा सीधा 5 से 7 बार में, फिर कटेगा 7 से 1 बार में। तो आपको लाना है 32 लाना है। ठीक है, तो कैसे ला सकते हैं, 7 पंजे 35 और अब आएगा 7 त्रिक 21 दूना 42 42 हो जाएगा और ये 5 10। हाँ ठीक है, अगर मैं इन तीनों को एक साथ कर लूँ, देखो इसको 7 3 और 2, तो 7 त्रिक 21 दूना 42 42 और मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो आपको 420 मिल जाएगा और 42 में से या 42 से 10 घटाएंगे तो आपको 32 मिल जाएगा, 32 मिल जाएगा यहाँ से। तो हमारे जो फैक्टर होंगे 42x और क्या होंगे 10x, तो हम यहीं से लिखेंगे इसको। यहाँ पर हमें फैक्टर मिल गए हैं
हमारा फैक्टर है, हमें लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 42x माइनस का 10x, ये -420 इज इक्वल टू 0। नाउ स्टार्टिंग के दोनों टर्म्स में हम x कॉमन, तो x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से बचेगा सिंपल x, यहाँ से बचेगा 42। इन दोनों टर्म्स में देखते हैं कॉमन आपके पास है माइनस का 10, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से आपका बचेगा 42 वही प्लस के साथ इज इक्वल टू 0। नाउ x प्लस 42 कॉमन है तो x प्लस 42 हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और x माइनस 10 यहाँ से लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। अब जब हम पहला ब्रैकेट 0 बराबर करेंगे तो x इज इक्वल टू -42 मिल जाएगा, ठीक है। और जब दूसरा ब्रैकेट 0 बराबर कर लेंगे तो x इज इक्वल टू 10 मिल जाएगा आपका। तो इसमें से कौन सा आंसर चूज करेंगे, हम इसको चूज करेंगे क्योंकि हमें 16 को डिवाइड करना है, तो 16 को डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली जो दो पार्ट्स होंगे वो 16 से कम ही होंगे, तो यहाँ पर हमारा जो है हम 10 को लेंगे, ठीक है। तो यानी कि अगर हमारे पास x का वैल्यू 10 आ गया है तो हमारा जो पहला पार्ट हो जाएगा यानी कि जो ग्रेटर पार्ट होगा वो 10 होगा और स्मॉलर पार्ट कितना हो जाएगा 16 माइनस 10 यानी कि 6। तो यहाँ से लिख लेंगे हमारे अपने पास स्मॉलर पार्ट जो आपका सॉरी ग्रेटर पार्ट, जो आपका ग्रेटर पार्ट आया है वो आपका आया है 10 और जो स्मॉलर पार्ट आपका है वो आपका है 6, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है जॉन एंड जानवी टुगेदर हैव 35 मार्बल्स। यहाँ मार्बल्स है, ये दिख नहीं रहा है सही से, ये मार्बल्स है, ठीक है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 150। फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ, ठीक है। समझते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपके, तभी आपको ये समझ में आएगा अच्छे से। फिलहाल क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कोई दो लोग हैं जॉन एंड जानवी। कौन है भाई, जॉन एंड जानवी, ठीक है। तो पहले हम लिखते हैं जॉन, यहाँ पर बनाते हैं जानवी को, ये मानते हैं जानवी है। अगर दो लोग हैं जॉन और जानवी, ठीक है, दोनों के पास जो टोटल मार्बल है वो 35, यानी कि इसके पास कुछ मार्बल है और इसके पास कुछ मार्बल है, दोनों मार्बल्स की संख्या जो है वो टोटल 35 है। तो हम यहाँ मान लेंगे कि मान लेते हैं इसके पास x मार्बल है तो इसके पास कितना हो जाएगा 35 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों मार्बल की संख्या 35 है तो पहला x हो जाएगा, दूसरे के पास हो जाएगा 35 माइनस एक्स। आगे बोला है कि दोनों के पास से 5-5 मार्बल जो है गायब हो जाते हैं, तो यहाँ से 5 घटा लेंगे तो x माइनस 5 मिलेगा, यहाँ से 5 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 35 माइनस एक्स माइनस 5, ये आपको मिल जाएगा 35 माइनस 5 जगह 30 और माइनस एक्स, यानी कि 5 गायब होने के बाद जॉन के पास x माइनस 5 मार्बल बचे हैं और जानवी के पास बचे हैं 30 माइनस एक्स मार्बल। अब ये बोला है कि जो मार्बल बचे हैं इन दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी कि इसका और इसका जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपका किसके बराबर है 150 के बराबर है। तो आपको ये बताना है कि जॉन के पास कितने मार्बल थे स्टार्टिंग में और जानवी के पास कितने मार्बल थे, या कहने का मतलब सिंपल हमें बताना है x की क्या वैल्यू है, ठीक है। अगर हमें x की वैल्यू पता चल गई तो वहाँ से बोल लेंगे कि जॉन के पास कितने मार्बल हैं और जानवी के पास कितने मार्बल थे स्टार्टिंग में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, इसमें जो इसको सॉल्व करते हैं, चलो ठीक है। तो हम यहाँ मान लेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन में लेट दी, तो राइटिंग मेरी सही नहीं है लेकिन कंटेंट आपको बहुत क्लियर मिलेगा, क्रिस्टल क्लियर, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। लेट दी मार्बल्स विथ कौन जॉन, मान लेते हैं जॉन के पास x मार्बल है, ठीक है, x नंबर ऑफ मार्बल, तो जानवी के पास कितने हो जाएंगे, हेंस मार्बल्स विथ जानवी, जानवी के पास आपके पास हो जाएगा टोटल 35 और 35 माइनस एक्स हो गया, ठीक।
अच्छा, अब हम क्वेश्चन अकॉर्डिंग देखेंगे। कह रहा है कि जो जॉन के पास मार्बल है उसमें से 5 गायब हो गया तो बचेगा x माइनस 5, और ये जानवी के पास से भी 5 गायब हो गया तो 35 माइनस एक्स माइनस 5। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो किसके बराबर है, 150 के बराबर है। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, वहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा। जो x का वैल्यू होगा वही बताएगा कि जॉन के पास कितने मार्बल थे, और 35 में से x की वैल्यू को घटा देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि जानवी के पास शुरुआत में कितने मार्बल थे। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं भाई। ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 5 हो जाएगा, इम्प्लीकेशन का साइन है। यहाँ बचेगा आपका 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू 150। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। जो भी टाइम लगेगा आपका इसे सिंप्लीफिकेशन में ही लगेगा, और बाकी जो कॉन्सेप्ट है उसको तो मैंने समझा ही दिया है आपको, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास करते हैं, या करते ही हैं। प्रयास क्या करना है, करना ही है। देखो भाई, अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x का 30 में हो जाएगा तो 30x हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन 30x, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ बल्कि, हाँ, x का 30 में करेंगे तो हो जाएगा 30x, और x का माइनस एक्स में हो जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 का 30 में होगा तो हो जाएगा माइनस का 150, और माइनस 5 का माइनस एक्स में करेंगे तो आपके पास हो जाएगा प्लस 5x इज इक्वल टू 150। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म माइनस में है तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। अब ये बताओ, यहाँ 30x प्लस में है और यहाँ 5x प्लस में है, तो दोनों मिलकर हो जाएंगे प्लस 35x। थोड़ा सही लिखे हैं, प्लस 35 ही लिखना पड़ेगा, प्लस 35x, ठीक। अब कांस्टेंट टर्म कितने भाई, यहाँ पर है माइनस का 150, और राइट साइड में भी आपका कितना है 150, ठीक है। तो इसको 150 हम यहीं पर लिखते हैं। जो राइट में आपका 150 इसको हम लेफ्ट में लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, और राइट साइड में बचेगा 0। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हमारे पास हो जाएगा, देखो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, और माइनस 35x प्लस 35x, सॉरी प्लस 35x, और ये माइनस का 150 और माइनस का 150, ये दोनों मिलकर के हो जाएंगे माइनस का 300 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ माइनस जो है एक्स स्क्वायर के पहले आ गया है, तो ऐसा केस जब भी दिखे तो हम क्या कर लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग विथ माइनस साइन ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये मैं लिखा हूँ मल्टीप्लाइंग, या मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। समझ लीजिए यहाँ लिखा हुआ मल्टीप्लाइंग विथ माइनस साइन ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड लेफ्ट में भी और राइट में भी जो है हम क्या कर रहे हैं, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जो जो जिसका साइन है वो बदल जाएगा। एक्स स्क्वायर का साइन पहले माइनस था, अभी हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि सिंपल हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए ये क्या है, 35x का साइन प्लस था तो अभी हो जाएगा माइनस 35x, मतलब सबका साइन बदलेगा। 300 का साइन माइनस होते यहाँ हो जाएगा प्लस 300 इज इक्वल टू 0। अब इसी को आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद आपको x का वैल्यू मिलेगा। तो आपको 300 के हेल्प से आपको 35 लेके आना है। तो कैसे लाएंगे, 300 के हेल्प से आपको लाना है 35। तो कैसे ला सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, सोचिए क्या फैक्टर हो सकता है। क्या फैक्टर हो सकता है, चलो मैं फैक्टर यहाँ लिख दे रहा हूँ। आपका 15 और 20 कितना होगा, 15 और 20। देखो भाई हमें 300 के हेल्प से ब्रेक करना है, ठीक है। तो अगर 15 में हम 20 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमको 300 मिल जाएगा, और साथ में 15 और 20 के हिसाब से, या 15 और 20 के हेल्प से मुझे माइनस का 35 भी मिल जाएगा। तो हमारे पास जो दो फैक्टर लेंगे वो 15 लेंगे और 20 लेंगे, ठीक
ठीक है। तो हम जो है इसको इरेज करते हैं ये वाला पार्ट, बस एक सेकेंड, ये पार्ट इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं उसके बाद यहाँ पे अब यहाँ हमारे पास हो जाएगा ये, इसको लिख लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं -20x -15x और प्लस 300 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू यहाँ पर है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। नाउ शुरुआत के दोनों टर्म्स में कॉमन देखें तो x कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा -20, और लास्ट के दोनों टर्म्स में कॉमन आपका -15 है, तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा -20 इज इक्वल टू 0। अब देखो भाई x -20 जो है दोनों ब्रैकेट में है, तो इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और बाकी जो बचे हैं उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो बाकी हमारे यहाँ से बचा है x, यहाँ से बचा है -15 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर जब पहला ब्रैकेट 0 के बराबर करेंगे तो x इक्वल टू आपको 20 मिलेगा, और जब दूसरा ब्रैकेट 0 के बराबर कर लेंगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 15 मिल जाएगा। तो यही दोनों आंसर हो जाएंगे, यानी कि पहला जो आपका या जो जॉन के पास मार्बल है 20 है और जानवी के पास जो मार्बल है वो क्या है 15 है। आई होप ये समझ में आया, तो अगर समझ में आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस। ठीक है, तो हमारे पास अगला सवाल है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ वरुण's एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3, find his age। ठीक है, फाइंड हिज एज। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप समझ लीजिए, क्वेश्चन में यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, लिखा फाइंड हिज एज, मिसप्रिंट नहीं मतलब लिखा ही नहीं है, तो हिज एज होगा यहाँ पर, एज ही, ठीक है, एज हमको बताना है वरुण का। सोल्यूशन बताएंगे, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि हमें बताना क्या है, थोड़ा समझ लेते हैं। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ वरुण's एज 3 years ago, the sum of reciprocals of Varun's age 3 years ago and 5 years from now is 1/3। मतलब ये बोला है कि कोई वरुण है, ठीक है, कोई वरुण है, ये मान लीजिए वरुण है, ठीक है, वी फॉर वरुण, ये वी है लिखा है, तो ये मानते हैं वरुण है, तो कह रहा है वरुण का जो एज है 3 साल, प्रेजेंट टाइम में कुछ एज प्रेजेंट टाइम में उसका कुछ एज होगा, तो मान लेते हैं उसका एज प्रेजेंट टाइम में x है, तो उसका 3 साल पहले क्या एज होगा, तो अगर प्रेजेंट टाइम में उसका एज x है तो 3 साल पहले उसका x -3 हो जाएगा, और 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 5 साल बाद अगर हम देखें, अगर प्रेजेंट टाइम में x है तो 5 साल बाद हो जाएगा x + 5। तो इसने वो ये बोला है कि जो 3 साल पहले एज है और जो 5 साल बाद एज है, ठीक है, इन दोनों एज का जो रेसिप्रोकल का सम है वो 1/3 है। मतलब ये जो 3 साल पहले का जो एज है इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमको मिलेगा 1/x - 3, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमको मिलेगा 1/x + 5। अब कह रहा है इसका और इसका जो सम है वो किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। तो हमें वहाँ से जो है वरुण का एज बताना है, तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ से हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे लेट द वरुण's age, लेट द वरुण, थोड़ा राइटिंग नहीं सही है, वरुण's प्रेजेंट एज इज x। ठीक है, मान लेते हैं प्रेजेंट एज x हो जाएगा, उसका x है तो 3 साल पहले एज कितना हो जाएगा, तो एज बिफोर 3 है, एज, हाँ, बिफोर 3 ईयर्स, ये 3 साल पहले एज कितनी हो जाएगी, इसकी x - 3 होगी, और एज आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद उसका एज कितना होगा। देखो प्रेजेंट टाइम में उसका एज x था, तो 5 साल x है प्रेजेंट टाइम में, तो 5 साल बाद हो जाएगा ये x + 5 हो जाएगा। ठीक है, x + 5। अब हमारे पास जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन बनेगा कि बोला है कि जो 3 साल पहले एज है उसका रेसिप्रोकल करो, यानी कि 1/x - 3 करो,
और जो 5 साल बाद एज है उसका रेसिप्रोकल कर लो, यानी कि 1/x+5, और दोनों का उल्टा, दोनों का एडिशन करो, ये जो मिल रहा है ये 1/3 के बराबर है, यानी कि रेसिप्रोकल का जो एडिशन है वो 1/3 के बराबर है। तो हमें यहाँ से जो है x की वैल्यू पता करना है, तो जो x की वैल्यू होगी वही वरुण की प्रेजेंट एज हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ से पता करते हैं। देखो सबसे पहले अगर ऐसा दिखे कि यहाँ भी फ्रैक्शन यहाँ भी फ्रैक्शन, तो हम दोनों का सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन नीचे वालों कर लेते हैं। x-3 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x-x+5, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x+5 का 1 में हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ से x+5, और फिर x-3 का इधर होगा ऐसे 1 में होगा इसमें, तो हो जाएगा ये x-3, और यहाँ प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, इज इक्वल टू 1/3 है तो 1/3 लिख लेंगे एज इट इज। नाउ अब मैं आगे बताता हूँ। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, तो x और x मिलकर हो जाएगा 2x, और यहाँ से 5 - 3 ये हो जाएगा आपका 5 - 3 + 2 हो जाएगा, अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x का पहले x में होगा, फिर x का 5 में होगा, फिर -3 का x में होगा, फिर -3 का 5 में होगा, तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा x², नीचे हो जाएगा x², फिर +5x, फिर हो जाएगा आपका -3x, फिर आपका हो जाएगा -15, इज इक्वल टू राइट साइड में बचेगा 1/3। नाउ अब यहाँ से हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 2x + 2 अपॉन ये हो जाएगा x² माइनस नहीं, या ये 5x और -3x मिलकर के हो जाएंगे प्लस का 2x, और -15 पहले से है, इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे, 3 का कर लेंगे इस ऊपर वाले में इसमें, और 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 6x + 3 × 6 इज इक्वल हो जाएगा x² + 2x माइनस का 15। ओके, अब यहाँ से x² सबको एक तरफ लेके आएंगे तो हमारा बन जाएगा x² + 2x और -6x, और ये हो जाएगा +6 पहले से है यहाँ पे, नहीं +6 नहीं होगा, ये मैं फिर से बता देता हूँ इसको। यहाँ से ये होगा, यहाँ से हो जाएगा ये, एक सेकेंड, यहाँ से हो जाएगा ये, यहाँ से लिख लेंगे, ये हो जाएगा x² और +2x -15, ये -6x -6 इज इक्वल टू 0 बचेगा, दिस इज इक्वल टू x², ये अब ये 2x है प्लस का, और ये माइनस का 6x है, ये मिल करके हो जाएंगे -4x, और ये -15 और -6 हो जाएगा -21 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज अगर करेंगे तो क्या मिलेगा, ये फैक्टराइजेशन में मिल जाएगा x² माइनस इसको ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा -7x लिख सकते हैं, और +3x, और यहाँ -21 पहले से इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन करेंगे तो हमें मिलेगा x कॉमन है तो यहाँ से बचेगा x - 7, इसमें कॉमन करेंगे तो यहाँ से कॉमन है 3, यहाँ से मिलेगा x - 7 इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में हो जाएगा x - 7 कॉमन है तो x - 7 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और दूसरा ब्रैकेट में हो जाएगा x + 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू -3। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि हम x इज इक्वल टू 7 को लेंगे, ये -3 को नहीं लेंगे। इसका रीज़न ये है कि जो x माना गया था वो वरुण का एज था, और किसी पर्सन का एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऑलवेज x का वैल्यू कितना होगा यहाँ 7, तो वरुण का परसेंटेज हो जाएगा 7, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस।
ठीक है, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ए ट्रेन travels at a certain average speed for a distance of 54 km and then travels a distance of 63 km at an average speed of 6 km per hour more than the first speed. If it takes 3 hours to complete the journey, what was its first average speed? ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि आप वीडियो को रोक करके जो है पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को जब पढ़ लेंगे एक दो बार तो थोड़ा सा और क्लैरिटी बढ़ जाएगी। और मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और आपसे क्या पूछा है इसने। ठीक है, चलिए समझते हैं। क्वेश्चन में ये दिया है सबसे पहले कि कह रहा है, मान लो कोई यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई दो प्लेस है। ठीक है, ये मान लो प्लेस ए प्लेस बी है। ठीक, अब कह रहा है कि इस प्लेस के बीच का जो डिस्टेंस है इसको दो पार्ट्स में कर लो। मान लो यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक जो है ये 54 किलोमीटर है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 63 किलोमीटर है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो ए से, ये मान लो इस पॉइंट का नाम सी है। ठीक है, तो कह रहा है ए से लेकर के जो सी तक का डिस्टेंस 54 किलोमीटर है, इस डिस्टेंस को जब वो ट्रेवल करता है, ठीक है, तो ये किसी स्पीड से ट्रेवल करता होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड तो रही होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं वो एक्स स्पीड है, तो ए से लेकर सी तक जो वो ट्रेवल कर रहा है वो एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। ठीक, और का जब वो सी पर पहुंचता है, जैसे मतलब जब वो 54 किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है तो उसके बाद जो आगे का डिस्टेंस 63 किलोमीटर बचा हुआ है वो डिस्टेंस ट्रेवल तो करता है, लेकिन इसको ट्रेवल करने में जो उसकी स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है, यानी कि x+6 की स्पीड से वो x+6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है ये सी से लेकर के बी तक का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो हमें ये बताना है, और ये भी दिया है कि ए से लेकर के जो बी तक पॉइंट है यहाँ तक जाने में उसको टोटल जो टाइम लगता है वो उसने दिया 3 घंटे का टाइम लगता है। ठीक है, 3 आवर का टाइम लगता है। तो हमें ये बताना है कि उसकी जो इनिशियल में स्पीड थी वो क्या थी, यानी कि उसकी जो स्पीड हम यहाँ x माने वो क्या थी स्पीड। ठीक है, तो यही आपको x का वैल्यू बताना है। इसको कॉन्सेप्ट हम क्या यूज़ करेंगे, इसको हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि देखो, सिंस ये दिया है कि ए से लेकर के बी तक जाने में उसको 3 घंटे लगते हैं, तो हम सबसे पहले ये पता कर लेंगे कि ए से लेकर के सी तक जाने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, या 54 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कितने टाइम लगते हैं, और अंतिम जो 63 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है। दोनों टाइम का जो एडिशन होगा वो 3 आवर के बराबर होगा। तो वहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा, उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें वहाँ x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे करेंगे इस चीज़ को हम देखने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसको मैं इरेज करता हूँ। तो हम यहाँ मान लेंगे कि लेट सोल्यूशन मान लेंगे लेट द इनिशियल स्पीड INITIAL इनिशियल स्पीड इज x, और स्पीड किसकी बात हो रही है भाई, ट्रेन की बात हो रही है, मतलब ट्रेन की जो इनिशियल स्पीड थी कितनी है, x है मान लेते हैं। तो अगर उसकी स्पीड x है तो ये बताओ 54 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा। हम जानते हैं कि अगर हम डिस्टेंस में अगर स्पीड से भाग देते हैं, डिवाइड करें डिस्टेंस अपॉन, या से डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो होता है ये आपका टाइम बताता है। तो उसी तरीके से अगर हम डिस्टेंस में स्पीड से डिवाइड करते हैं तो हमको टाइम मिलता है। तो डिस्टेंस हमारे पास दिया है 54 किलोमीटर और स्पीड दिया गया है x, तो 54 में हम डिवाइड करेंगे x से तो हमको ये स्पीड मिल जाएगी, ये टाइम मिल जाएगा कि 54 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लग रहा है। यहाँ पर स्पीड आप किलोमीटर पर आवर मानेंगे, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और फिर उसके बाद जो अंतिम डिस्टेंस है 63 किलोमीटर, इसको ट्रेवल करने में उसकी स्पीड जो है 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है। तो 63 पहले डिस्टेंस है और पहले उसकी स्पीड x थी, तो और फिर बाद में 6 स्पीड बढ़ गई है, तो ये हो जाएगा x+6, यानी कि डिस्टेंस में अब हम नई स्पीड से डिवाइड करेंगे तो हमको टाइम मिल जाएगा। तो ये वाला जो एक्सपेंशन है या ये जो फ्रैक्शन ये बता रहा है
कि 54 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है, और ये फ्रैक्शन ये बता रहा है कि 63 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, और दोनों टाइम का एडिशन जो है क्वेश्चन में दिया है, कितना टाइम कितना दिया है 3 आवर, मतलब दोनों टाइम का जो एडिशन है वो 3 आवर में, टोटल 3 घंटे लगते हैं उसको ट्रैवल करने में। तो अब यहाँ से हमारा इक्वेशन बन गया, इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एक सेकेंड। सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, देखो भाई, ये x का और x प्लस 6 का एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर x इंटू एक्स प्लस 6 हो जाएगा। ठीक, अब ये ऐसे बोल सकते हैं, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 54 इंटू एक्स प्लस 6 हो जाएगा आपके पास, और फिर प्लस 63x हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर 3 बचा। ठीक है, अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 54x हो जाएगा, और ये प्लस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 54 6 से कितना हो जाता है, सही, 54 6 से कितना हो जाएगा भाई, 54 6 से कितना हो जाएगा, क्या बताए, चलो 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 पंजे 30, 30 दो 32, 324 हो जाएगा, प्लस ये 63x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक, अब आप 3 को 3 अपॉन, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इतना भी सही है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा एक बात इस चीज़ हम कर सकते हैं कि यहाँ से ये हो जाएगा 50, देखो 3 सब में कॉमन है, ऊपर नहीं, सब में तो कॉमन नहीं है, हाँ सब में कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, 4 3 7 दोनों ठीक है। 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से हम काट देते हैं तो 3 से ये कट जाएगा कितनी बार में भाई, 18 बार में, 18 टाइम्स, तो हो जाएगा आपका 18x हो जाएगा, ये 3 से कटेगा 324, 3 का 3 और 3 8 24, तो ये हो जाएगा 108, 108 हो जाएगा, और प्लस 63 जो है 3 से वो कट जाएगा 21 टाइम्स में। ठीक है, 21x टाइम्स में कट जाएगा, और अपॉन आपका हो जाएगा यहाँ से x इंटू एक्स प्लस 6, और एक सेकेंड भाई, x इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू, इसको मैं इरेज करता हूँ ये चीज़, अब यहाँ से आपका हो जाएगा, यहाँ 3 था, तो 3 यहाँ नहीं बचेगा क्योंकि 3 भी कट गया। ठीक है, तो यहाँ बचेगा आपका 1, क्या बचेगा 1, 1 अपॉन 1 बचेगा। अब यहाँ से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 18x और प्लस 108 प्लस 21x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। आप सबको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 18x माइनस का 21x माइनस का 108 इज इक्वल टू 0, राइट साइड में हो जाएगा। नाउ एक्स स्क्वायर, ये बताओ 6x माइनस 18x, ये दोनों मिल करके हो जाएंगे आपके, देखो 6x और माइनस 18x मिल करके हो जाएंगे लोग माइनस 12x, और माइनस 12x और ये माइनस 21 कितना हो जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, आई थिंक 33 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 33x माइनस का 33x, फिर ये 108 माइनस का इज इक्वल टू 0। अब ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको x का 2 वैल्यू मिल रहा है, मैं यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ थोड़ा सा। x का एक वैल्यू आपको मिलेगा 36 मिलेगा,
और x का दूसरा वैल्यू आपको मिलेगा -3। ठीक है, तो यहाँ पर जो 36 होगा उसी को लेंगे, क्योंकि नेगेटिव कभी x कभी जो है स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि जो उस पर्सन की या उस ट्रेन की जो स्पीड है वो कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर। इस इक्वेशन को जरूर सॉल्व करिएगा और कमेंट सेक्शन में चेक करिए, बताइएगा कि क्या 36 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये एक अगला सवाल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे सवाल जो है आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और इसमें काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, दिया गया है, पहले समझ लेते हैं। हाँ, दिया द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस दैन its base. If its hypotenuse is 17 centimeter long, then represent the above information in the form of quadratic equation. ठीक है, find the length of the sides of the triangle. तो सबसे पहले सवाल देखो क्या पूछा है, समझा देता हूँ बस। सवाल में ये बोला है, कह रहा द ऑल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसका मतलब ये है कि कह रहा कोई ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो जो इसका ऑल्टीट्यूड है, मान लो ये ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक, तो जिसका ऑल्टीट्यूड है मतलब ये वाला डिस्टेंस जो है इस बेस से कितना है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर हम बेस को x मान लें तो ये हमारा हो जाएगा x-7। ठीक, और हाइपोटेनस उसने 70 दिया ही है, तो हाइपोटेनस 17 है, बेस x हो जाएगा और आपका जो ऑल्टीट्यूड हो जाएगा यानी कि जो हाइट हो जाएगा वो x-7 हो जाएगा। अब यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे, तो वहाँ से हमें हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। मैं फिगर साइड में बना देता हूँ आपको समझने के लिए। फिलहाल मैं इसको इरेज करता हूँ। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसे बोला गया है कि आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। मान लीजिए आपके पास कोई ट्रायंगल है, एक सेकेंड, हाँ, ये आपके पास ट्रायंगल है, या मैं इसको यहाँ ऊपर बना देता हूँ क्योंकि जगह का शॉर्टेज है, यहाँ बनाता, बल्कि मानते यहाँ मैंने ये बना लिया और ये मान लेते हैं बेस है, ये मान लेते हैं हाइपोटेनस है। ठीक, तो इसमें जो है इसने नाम दिया गया, मान लीजिए ए नाम दिया गया, ये बी दिया गया और ये सी दिया है। तो कह रहा है जो बेस है, तो मान लो बेस एक्स है, तो ये जो हाइट है या ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, x-7, क्योंकि इसने बोला कि जो ऑल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो x-7 हो जाएगा ये बी सी, और ये हाइपोटेनस 17 दिया ही है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ बस इतना हम लिख लेंगे, लेट द बेस इज x सेंटीमीटर, मतलब बेस का जो लेंथ है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं फिगर से, इसमें लगाएंगे आप राइट एंगल ट्रायंगल का वो फॉर्मूला या पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या मिलेगा आपको। आपके पास फॉर्मूला होता है कि बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर कह सकते हैं, बेस स्क्वायर प्लस, या मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, होता है बेस स्क्वायर, अरे यार क्या लिखा हूँ, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं बेस हमारे पास x है तो x स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, x-7 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 11 का, और यहाँ h है, h का स्क्वायर, h मतलब 17 है तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन में ये पूछा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, चलो ठीक है बनाते हैं। हमारे पास यहाँ से हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस, इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ए माइनस बी के फॉर्मूले से एक्सपेंड होगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा प्लस 49, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2ab जब करेंगे तो आपका हो जाएगा 7 गुना 14 माइनस 14x इज इक्वल टू हो जाएगा 7 17 17 या
169 नहीं, 169 नहीं होता है, 17 7 कितना होता है, 17 17 जा, बताओ कितना होता है भाई, कैन यू टेल कि 17 70 जा कितना होता है। ये आपका हो जाएगा 289 यानी कि 289 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 289। अब देखो भाई, ये एक्स स्क्वायर मिल करके हो जाएंगे 2x², और यहाँ आपके पास है -49x, नहीं -14x है भाई, -14x, और ये आपका +49 है, और यहाँ पे -289, राइट साइड में आपको मिलेगा 0। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, अगला स्टेप हमारा ये होगा कि हम 49 में से जो है 289 या 289 में से हम 49 को सब्ट्रैक्ट कर लें, तो हमारे पास मिलेगा 2x² -14x। अब देखो यहाँ एक प्लस एक माइनस तो घटेगा, तो 9 माइनस यहाँ आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा भाई 0, और 28 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 28 में से 4 जाएगा तो 24 बचेगा। ठीक है, इधर बचेगा 0। अब देखो 2 से अभी भी कट सकता है दोनों साइड, तो 2 से जब काटेंगे तो हो जाएगा सिंपल x², हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा 120 = 0। अब इसको, अब ये तो आपका पहले का आंसर हो गया, पहले क्वेश्चन, क्योंकि इसने बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है। अब कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करो, मतलब इसको बोला कि लेंथ पता करो ये सब ट्रायंगल्स की, तो ट्रायंगल से लेंथ हमें तभी पता हो पाएंगे जब हमारे पास यहाँ x की वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो इसको जो फैक्टर हो जाएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको जो फैक्टर हो जाएंगे, थोड़ा सा जो सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं x² माइनस, देखो -17 -7x को हम लिख सकते हैं x² और -15x + 8x -120 = 0। ठीक, अब यहाँ से शुरुआत के दोनों टर्म्स में x कॉमन तो बचेगा, यहाँ से x -15 बचेगा, लास्ट के दोनों टर्म्स में आपका कॉमन है 8 कॉमन है, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ से बचेगा 15 = 0। अब यहाँ से x -15 एक ब्रैकेट में रहेगा और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x + 8 = 0 करेंगे, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा x मिल जाएगा 15 मिल जाएगा, और x हमको मिल जाएगा -8। हम कौन सा वैल्यू लेंगे, x 15 वाला लेंगे, x -8 लेंगे। तो आप मुझे एक बात बताइए कि कभी भी कोई भी डिस्टेंस होता है वो तो नेगेटिव में तो होता नहीं है, या लेंथ जो होता है वो तो नेगेटिव में होता नहीं है, तो हम x की वैल्यू यहाँ 8 नहीं लेंगे, -8 को हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, x की जो वैल्यू आपके पास आया है 8 वो कंसिडर नहीं करेंगे, तो हम यहाँ से जो x का वैल्यू 15 कंसिडर करेंगे, यानी कि जो बेस है वो आपको कितना है 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, बेस जो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, x -7 है तो 15 -7 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो बेस आपका 15 हो गया, परपेंडिकुलर 8 हो जाएगा, और हाइपोटेनस आपका दिया गया 17। तो इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप ये समझ में होगा। तो द क्वेश्चन इज a motor boat whose speed is 18 km/h in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream, then return to the same point. Find the speed of the stream and total time of the journey. मतलब what is it saying? A motor boat whose speed is 18 km/h, मतलब मोटर बोट की स्पीड जो है वो 18 km/h है, इन स्टिल वाटर मतलब शांत पानी में या शांत जल में जो है उसकी स्पीड 18 km/h है, किसकी, बोट की। ये 1 आवर ज़्यादा लेती है अगर वो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाती है। ठीक है, 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाती है, देन टू रिटर्न द सेम पॉइंट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड टोटल टाइम ऑफ द जर्नी। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्वेश्चन में इसके कहने का सिंपल मतलब ये है कि कोई सपोज ये कोई रिवर है, जस्ट इमेजिन, ये मानते हैं कोई रिवर है। ठीक है, ये कोई रिवर है, और इस रिवर में जो पानी है वो इधर आ रहा है, ऐसे नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है।
ठीक है। अब बोला गया इसमें कोई मोटर बोट है, कोई नाव है जिसे कहेंगे। तो मान लेते हैं ये कोई मोटर बोट है, ये मान लेते हैं ये जो है आपका मोटर बोट है ये नाव है। और ऑब्वियसली बहुत बेसिक सेंस है कि अगर ये नाव जो है नीचे की तरफ आएगी, यानी कि जिस समय पानी फ्लो हो रहा है, तो उसको कम टाइम लगेगा यहाँ से, इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में इस नाव को कम समय लगेगा, क्योंकि पानी भी इधर फ्लो हो रहा है और नाव भी इधर बह रही है या नाव भी इधर जा रही है। लेकिन अगर नाव को उल्टी दिशा में जाना हो, मतलब इधर जाना हो अपोजिट साइड में, तो उस केस में जो हो जाएगा, जो नाव होगी या जो बोट होगी वो ज़्यादा टाइम लेगी यहाँ इस पॉइंट बी से इस पॉइंट ए तक जाने में। ठीक है, या ये बोलें कि ये डिस्टेंस दिया गया 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर अगर ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ से ट्रेवल करते हैं, मतलब ए से लेकर के बी तक, तो उसको कम समय लगेगा, और अगर बी से लेकर के ए तक ट्रेवल करेगी तो उसको ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो दोनों टाइम का जो डिफरेंस है या दोनों समय का जो डिफरेंस है वो 1 आवर दिया गया है। तो हमें ये बताना है कि उस केस में बताओ जो स्पीड है स्ट्रीम का वो क्या होगा। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, हमें स्ट्रीम की स्पीड बतानी है, यानी कि जो धारा है, जो पानी है, उसका स्पीड बताना है तो लेट अस इरेज दिस। तो यहाँ मान लेंगे सॉल्यूशन में लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज x किलोमीटर पर आवर। मतलब स्ट्रीम की जो स्पीड है वो मान लिया हमने x किलोमीटर पर आवर है। तो उस केस में क्या होगा, स्पीड यानी लिखेंगे स्पीड इन डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट लिखेंगे, या ऐसे लिख सकते हैं स्पीड ऑफ द, हाँ लिखेंगे, ठीक है, स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट यानी नाव की स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, एक सेकेंड, डाउन स्ट्रीम में नाव की स्पीड कितनी हो जाएगी, नाव की स्पीड जो है बोट की स्पीड दिया है 10 किलोमीटर पर आवर। और अगर वो धारा की दिशा में चलेगा, मतलब अगर पानी इधर आ रहा नीचे की तरफ आ रहा है, तो अगर नाव भी नीचे की तरफ आएगी तो नाव की स्पीड और जो स्ट्रीम का स्पीड है दोनों ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा नाव की स्पीड अब 18 है और स्ट्रीम की स्पीड x है, तो 18 + x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अगेन स्पीड ऑफ द बोट इन अप स्ट्रीम में जो बोट की स्पीड हो जाएगी वो खुद की स्पीड में, उसकी स्पीड में से हम स्ट्रीम की स्पीड को सेपरेट कर लेंगे तो मिल जाएगा बोट की स्पीड इन अपवर्ड स्ट्रीम। तो ये हो जाएगा 18 - x किलोमीटर पर आवर। 18 + x किलोमीटर पर आवर ये धारा की दिशा में हो जाएगी स्पीड, और 18 - x किलोमीटर पर आवर ये धारा की विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में जो है उसकी स्पीड हो जाएगी। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे, देखो कह रहा है कि मान लो ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट भी है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 24 किलोमीटर है। तो ऑब्वियसली यहाँ ए से बी तक आने में कुछ समय लगेगा, और ए से बी तक आने में जो समय लगेगा वो कम समय होगा, लेकिन बी से ए तक जाने में ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि उल्टा जाना पड़ेगा। तो दोनों टाइम का जो डिफरेंस दिया है वो दिया है 1 आवर। ठीक है, तो हम यहाँ दोनों टाइम का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। हम ये पहले पता करते हैं कि ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा। ऐसे देखें, बी से ए तक जाने में कितना टाइम लगेगा, बी से ए तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस हमारा दिया गया है 24, और बी से ए तक जाएंगे, यानी उल्टा जब जाएंगे तो उल्टे दिशा में स्पीड जो है दिया गया है 18 - x। ठीक है, 18 - x। अब 24 में हम 18 - x से डिवाइड करेंगे और प्लस, अब फिर हम अब जो है यहाँ पे अब ए से लेकर बी तक आने में जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, वो होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड दिया है 18 + x,
और ये जो डिफरेंस है ये आपका दिया है 1 आवर, ठीक है। अगेन लेट मी एक्सप्लेन, ये 24/18 माइनस एक्स जो होगा ये वो टाइम है जब बोट जो है बी से लेकर के ए तक जाएगी, और 24/18 माइनस 18 प्लस एक्स जो है ये जो टाइम है ये वो टाइम है जब बोट जो है ए से लेकर के बी तक जाएगा, ठीक है। ए से लेकर के बी तक जाएगा तब भी टाइम है। तो उस केस में दोनों का डिफरेंस दिया है, तो डिफरेंस यहाँ माइनस रहेगा, एक सेकेंड, यहाँ माइनस साइन रहेगा, इज इक्वल टू 1। इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है तो आंसर मिल जाएगा। इसी को हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, एक सेकेंड, चलो देखते हैं। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक सेकेंड, यहाँ से अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से तो हो जाएगा, हमें अगले स्टेप मिलेगा, देखो ये मिलेगा 24, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर क्रॉस मल्टीप्लाई फिर नीचे का भी मल्टीप्लाई, तो 24 इंटू 18 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस 24 इंटू 18 माइनस एक्स, अपॉन हो जाएगा 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक। अब यहाँ से अगर थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 24 इंटू 18 प्लस एक्स है, तो इसको छोटा कैसे किया जा सकता है, ये तरीका है, कि मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, आई थिंक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चलो देखते हैं। 24 का 18 मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 18 जा कितना होता है, 24 माइनस 18, 18 4 जा 72 और 18 2 जा 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा 43, 432 हो जाएगा, ये हो जाएगा 432, और प्लस ये हो जाएगा 24x, और ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 24 का 18 में तो हो जाएगा -432, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 इंटू एक्स हो जाएगा, तो प्लस 24 इंटू एक्स हो जाएगा, अपॉन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा, 18 जो कितना होता है 324 होता है, 324 और माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नाउ लेट अस इरेज दिस, अब यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट ये 432 माइनस में, ये प्लस में, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा, 24 और 24 प्लस 24 कितना हो जाएगा 48x अपॉन, और अपॉन यहाँ राइट साइड में 1 बचा है, यहाँ 1 है, अपॉन 324 माइनस एक्स स्क्वायर, 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बचा है, और 1 को 1 अपॉन 1 लिख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे फिर ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48x। अगले स्टेप में ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर यहीं लिख लेते हैं, और -48x, क्योंकि 48x को इधर लेके आएंगे, और यहाँ पर बचेगा 324, वही प्लस का 324 इज इक्वल टू 0। अब माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा, सारा साइन बदल जाएगा, एक्स स्क्वायर
ये हो जाएगा +48x, ये हो जाएगा -324। ठीक है, अब इसी को फैक्टराइज कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसके फैक्टराइजेशन क्या क्या होंगे, देखो 324 को ब्रेक 324 के हेल्प से मुझे 48 लाना है, तो 324 का मेरे पास फैक्टर हो जाएगा, एक फैक्टर हमारे पास हो जाएगा 54 और दूसरा 6 हो जाएगा। अगर हम 54 और 6 का मल्टीप्लाई करें तो हमें 324 मिल जाएगा। 6 चौक 24 और 6 पचे 30, 30 2 32। ठीक है, अगर 54 और 6 को लें तो हमें 48 मिल जाएगा। ठीक है, तो और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 324 आ जाएगा। तो हम इसी फैक्टर्स को चूज़ करेंगे। एक सेकेंड, ठीक है, तो हम यहाँ फैक्टर चूज़ करते हैं। यहाँ से लिख लेंगे, हमारे पास हो जाएगा x²। देखो हमने कौन सा फैक्टर लिया, ये बताया मैंने, 54 और 6। तो 54 यहाँ लिख लेंगे x - 6x और -324 इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में ये स्टार्टिंग के दोनों में कॉमन लेंगे तो कॉमन x है और यहाँ बचेगा x + 54 बचेगा, और माइनस लास्ट के दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, -6 कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा कितना, 54 बचेगा, प्लस का 54 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हो जाएगा x + 54 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x - 6 इज इक्वल टू 0। नाउ अब जब पहला ब्रैकेट 0 के बराबर करेंगे तो x इक्वल टू मिलेगा -54, और जब दूसरा ब्रैकेट 0 के बराबर पुट किया जाएगा तो वहाँ से मिलेगा x इक्वल टू 6। तो इसमें से कौन सा वैल्यू लेंगे, कभी भी किसी भी जो स्ट्रीम है या जो धारा है उसकी स्पीड जो है नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसको हम नहीं लेंगे, हमारे पास जो पॉजिटिव वैल्यू मिला x इक्वल टू 6 इसको लेंगे, यानी कि x की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 6 km/h। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम लिख लेंगे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 6 km/h। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो हमें बताना क्या, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अच्छा, स्पीड तो मिल गई 6 km/h, लेकिन एक और बताना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड टोटल टाइम ऑफ द जर्नी। जर्नी का टोटल टाइम बताना है। ठीक है, तो जर्नी का टोटल टाइम कितना हो जाएगा, बहुत इजी है, ये हम पता कर लेंगे, बताता हूँ मैं कैसे। पहले इसको इरेज करते हैं यहाँ पे। हमें बताना है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड निकल गई 6 km/h और टोटल टाइम बताना है। तो टोटल टाइम अगर बताना है, वी हैव टू फाइंड द टोटल टाइम कि कितना टाइम टोटल लग रहा है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो 24/18 - x है, ये वो टाइम है जब हम धारा की या स्ट्रीम की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसको पता करने में कितना टाइम लग रहा है, तो 24/18 - 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24/18 - 6 कितना हो जाएगा, और 12 हो जाएगा। तो 2 टाइम्स, यानी कि 2 टाइम्स हो जा रहा है, ये 2 आवर। यानी कि अगर जो बोट है या जो पानी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 2 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम जो स्ट्रीम है उसके उस डायरेक्शन में जाएंगे तब कितना टाइम लगेगा, तो वो टाइम ये बता रहा है। तो उसके से हमारे पास हो जाएगा 24/18 + 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 24/24, ये हो जाएगा 1 आवर। यानी कि अगर ये स्ट्रीम, ये धारा, ये नदी है, तो अगर पानी इधर आ रहा है, नीचे आ रहा है, ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, तो अगर ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी है, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ जाएंगे, ठीक है, मतलब अब बोट जो पानी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें 2 घंटे का टाइम लग रहा है, और पानी की डायरेक्शन में आते हैं तो हमें 1 घंटे का टाइम लग रहा है। तो टोटल हमारे पास कितना टाइम लग रहा है, तो टोटल जो टाइम लग रहा है वो 3 आवर लग रहा है। ठीक है, टोटल टाइम जो है कितना है, टोटल टाइम कितना है, 3 आवर। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इसमें भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इट इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। हियर क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है ए सर्कुलर गार्डन हैज़ a concentric circular fountain area with center O. The distance between the circumference of the fountain and that of the garden is 5 meter as shown in the figure below. The height of the fountain OP is 5 times the radius of the fountain. Find the radius of the fountain if the shortest distance between the top of the fountain and the circumference of the garden is 17 meter. Show your work. Take a very good question, very impressive question, because this type of questions definitely will come in your board exam. This question has also been asked in your board exam. So let us discuss this question. So let us understand first. A circular garden has a concentric circular fountain area with center O. कह रहा कोई सर्कुलर गार्डन है, ठीक है, कोई सर्कुलर गार्डन है, हैज़ कंसेंट्रिक सर्कुलर फाउंटेन एरिया, ठीक, मतलब ये कह रहा है कोई मान सकते हैं ये कुछ ऐसा फिगर है, ठीक है, सर्कल है, और इस सर्कल के अंदर यहाँ पर फाउंटेन लगा है, यहाँ पे फाउंटेन लगा है। ये जो फाउंटेन लगा है ये सर्कुलर फॉर्म में है, ये जहाँ फाउंटेन लगा है वो एरिया सर्कुलर फॉर्म में है, और इस सर्कल के सेंटर में जो है एक फाउंटेन लगा है, ठीक है। फाउंटेन मतलब जो पानी फुहारता है, एक तरीके से पानी का फुहारा देता है या फवारा देता है, दैट इज कॉल्ड द फाउंटेन। तो ये फाउंटेन लगा हुआ है। तो ये बोला इसने द डिस्टेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस ऑफ द फाउंटेन, जो फाउंटेन का सर्कमफेरेंस है, ये जो सर्कमफेरेंस है फाउंटेन का, यहाँ से लेकर के जो डिस्टेंस दिया है कहाँ तक का, गार्डन टू दैट ऑफ द गार्डन इज 5 मीटर, 5 मीटर, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये दिया है 5 मीटर, यहाँ लिखा भी है, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर, एज सो इन द फिगर बिलो। द हाइट ऑफ द फाउंटेन ओपी इज 5 टाइम्स द रेडियस ऑफ द फाउंटेन। कह रहा है जो हाइट ऑफ द फाउंटेन है, यानी कि ओपी जो फाउंटेन है, ये ओपी जो हाइट ऑफ द फाउंटेन है वो रेडियस का 5 गुना है। यानी अगर रेडियस जो है मानते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, फाउंटेन का रेडियस अगर मानते हैं एक्स है, कितना है, एक्स है मान लेते हैं। अगर फाउंटेन का रेडियस एक्स है तो उस केस में ये हो जाएगा 5x, ओपी विल बी इक्वल टू 5x। सो ओपी यहाँ से होगा 5x। तो हाउ कैन वी सॉल्व दिस, ओके, एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट कि यहाँ दिया आपका इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द फाउंटेन, यानी कि टॉप ऑफ द फाउंटेन ये है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिया गया है, मतलब गार्डन तक का, वो 17 मीटर दिया गया है। तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा कि कुछ ऐसा फिगर बन रहा है, ये दिया 17 मीटर दिया है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा 5 + x, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने x मान लिया, फिर ये हो जाएगा, ये 5 ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा 5 + x, और ये आपका दिया 5x, ठीक है। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है परपेंडिकुलर हमारे पास है 5x, कितना है 5x, और बेस हमारे पास है 5 + x। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, हाइपोटेनस स्क्वायर, मतलब 17 का स्क्वायर। सो दिस विल बी दी, वी कैन से एज इक्वेशन, ये इक्वेशन बनेगा। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो हो जाएगा आपका 25x², और यहाँ हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ए प्लस बी को स्क्वायर से तो 25 हो जाएगा, और प्लस x² और प्लस 2ab, तो मतलब ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 1770 जो होता है आपका, कितना होता है
289। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो 25 एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो ये मिलकर के हो जाएंगे 26 एक्स स्क्वायर, और 10x यहाँ पर है और 25 यहाँ पे है, और 289 को लेफ्ट में लिख लेंगे तो 289 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 26 एक्स स्क्वायर प्लस 10x, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 264, ठीक है, -264 मिलेगा इज इक्वल टू 0। अब 26, अब ये 2 से सभी डिविजिबल होंगे तो ये हो जाएगा 30 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 132 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बना है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, ठीक है, करिएगा, ट्राई टू सॉल्व दिस। तो यहाँ से जो x का वैल्यू मिलेगा, दो वैल्यू मिलेगा, एक 3 मिलेगा और कितना मिलेगा, एक मिलेगा हमारे पास -44/13। तो कभी भी जो है डिस्टेंस जो है या रेडियस जो है नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम इस वैल्यू को नहीं लेंगे, तो x = 3 को लेंगे, x = 3 हो जाएगा। तो इस केस में यानी कि जो रेडियस हो जाएगा फाउंटेन का वो कितना हो जाएगा 3, क्योंकि रेडियस हमने कितना माना था, x माना था। तो रेडियस जो हो जाएगा फाउंटेन का तो कितना हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। तो